जब मुंबई के अंदर देश की पहली मोनोरेल खुली तब कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक हर पॉलिटिशियंस चीख चीख कर बोल रहे थे कि हम भी हमारे शहर में मोनोरेल बनाएंगे। लेकिन मुंबई मोनोरेल खुलने के बाद में जो गिरी अपने मुंह के बल, वो इतना जबरदस्त फॉल था कि इसी प्रोजेक्ट का जो सेकेंड फेज था उसको बनने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। व्हाइट एलिफेंट इसे कहा गया और इतनी दिक्कतें आई इस प्रोजेक्ट में ओपनिंग के बाद भी कि कई समय ऐसे आए जब महीनों महीनों तक ये प्रोजेक्ट बन रहता था। लेकिन ये तो रही टेक्निकल डिफिकल्टीज की बात। अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हमें दुनिया भर में ही मोनोरेल्स बहुत रेयरली नजर आती है और इंडिया के अंदर इसका बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी और दूसरे शहरों में वैसे भी इसका आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था पहले से ही। लेकिन ऐसा क्यों, समझते हैं इन डिटेल। दोस्तों, जब हम किसी को पूछते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, तो लोग ज्यादातर एक सिंपल कैटेगरी में चीजों को डिफाइन कर देते हैं जहां पर प्राइवेट व्हीकल इन्वॉल्व नहीं है और उनके अलावा भी कोई उस गाड़ी का इस्तेमाल या व्हीकल या जो भी मीडियम है उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है। जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, मेट्रोज, मोनोरेल्स, एयरप्लेन्स, बोट्स, फेरी सब कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काउंट करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये सही तो है, लेकिन अगर एक अर्बन ट्रांजिट के हिसाब से हम सोचे तो डिवीजन होते हैं कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस के। फॉर एग्जांपल ऑटो रिक्शास जो है ये 15, 20, 25 किलोमीटर के सफर के लिए ठीक ऑप्शन नहीं है, लेकिन लास्ट के 2-4 किलोमीटर के लिए अच्छे हैं। इसकी वजह से इन्हें लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑप्शंस बोला जाता है। अगर थोड़ा ऑटो से अपग्रेड हम करें तो ज्यादा संख्या में लोग ज्यादा डिस्टेंसेस में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का ऑफिस 5-10 किलोमीटर दूर नहीं होता, तो यहाँ पर बसेस आ जाती है। और दूर जाना है तो यहाँ पे आपको और बड़ी संख्या में लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो 20-25 और मोर देन दैट ट्रैवल करना चाहते हैं। और तब आती है मेट्रोज और ऐसे ही अपग्रेड करते करते जो है हम ट्रेन तक पहुंचते हैं और फिर फ्लाइट्स वगैरह वगैरह। लेकिन मोनोरेल इस डेफिनेशन में कहीं पर भी ठीक से नहीं बैठ पाती। अगर आपने मुंबई मोनोरेल में सफर किया होगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपने इशू देखा होगा कि ये कंपैरेटिवली मेट्रो से कम पैसेंजर्स ले जाती है लेकिन बस से ज्यादा। और इसके अलावा भी कई दूसरे इश्यूज है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो मोनोरेल को काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशन में डाल देता है कि यार अब तो बना देंगे, लेकिन क्या ये कैपेसिटी फ्यूचर में हैंडल कर पाएगी। और कई जगह पे बेटर ऑप्शन होता है मेट्रो ही बना देना फिर, और मोनोरेल इसकी वजह से बीच में फंस जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस है जो मोनोरेल को बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं बनाती। पहली है हाई इनिशियल कॉस्ट। अब ये मेट्रो से तो सस्ती होती है क्योंकि इसको कम ट्रैक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जितने लोगों को ये सर्व कर सकती है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कम आने के बावजूद जितना फर्क आप डाल सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, उस पे मोनोरेल महंगी पड़ती है। दूसरा ये कि मोनोरेल जो है ये बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस साथ में आती है। अब दुनिया में रेयर जगहों पे मोनोरेल बनाई गई है। इनफैक्ट ज्यादातर मोनोरेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जैसे भी इस्तेमाल नहीं होती है, वो किसी पार्क के अंदर एक से दूसरे जगह पे जाने, एयरपोर्ट के अंदर पीपल मूवर ऐसी काम करती है। जापान, चाइना में कुछ जगह है जहाँ पे एक्चुअल मोनोरेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ऑप्शन है, और ऑब्वियसली जर्मनी के 100 साल से ज्यादा भी पुराने सिस्टम जो है वो ऑप्शन है। लेकिन इसका जिसे दिक्कत ये आती है कि जो सप्लाई चेन बना है मोनोरेल्स के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब क्या, यानी अगर मेट्रो बनानी है तो पटरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, कोच, सब कुछ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। अगर एक नॉर्मल कोच के लिए भी इंडिया टेंडर निकालती है किसी भी ट्रेन के लिए, किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट में, तो हमारे भारत की कंपनीज है टीटागढ़, BEML जैसी, फॉरेन की कंपनीज है एल्स्टॉम, सीमेंस, बॉम्बार्डियर जैसी, और ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर पार्ट्स मिलना, मेंटेनेंस करना, अपने हिसाब से प्राइसिंग मिलना, क्योंकि कंपटीशन है, ये सब चीजें आसान बन जाती है। मोनोरेल में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुंबई की मोनोरेल जो है वो इंडोनेशिया से आई थी, लेकिन जब मोनोरेल्स में दिक्कत आने लगी, आग पकड़ ली कुछ मोनोरेल्स में, तो लिटरली मेंटेनेंस कैपेसिटी न होने की वजह से महीनों महीनों मुंबई की मोनोरेल बंद रहती थी। इसी दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए फाइनली मेधा ने अपनी मोनोरेल्स बनाना भारत में शुरू की, लेकिन इसी इंडोनेशियन कंपनी से उनको डिजाइन राइट्स वगैरह लेने पड़े भी, और इसीलिए किसी मोनोरेल प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखना अपने आप में
में चैलेंज है। दूसरा है ऑपरेशनल लिमिटेशंस। अब मैंने कैपेसिटी की बात तो की, लेकिन ये चीजें दूसरी जगह पे भी और अप्लाई होने लगती है। मोनोरेल्स ज्यादा स्पीड में नहीं दौड़ सकती, वो मेट्रो जितनी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि ये लिटरली रबर के टायरों पे चलती है। जो ये ट्रैक होता है सीमेंट का, जिसके बीच से मोनोरेल एक मस्त फिटिंग लेके चलती है, इसके अंदर कोई बहुत स्मूथ सिस्टम या ट्रैक रेल सिस्टम नहीं होता है। रबर के टायर्स होते हैं जो बेसिकली मोनोरेल को चलाते हैं, और इन टायर्स को रिप्लेस भी करना पड़ता है किसी कार के जैसे। ऑब्वियसली ये स्पेशलाइज्ड टायर्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा बम्प्स को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, और इसलिए मोनोरेल काफी नॉइजी और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होती है। और इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो मोनोरेल और भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बन जाता है बनाने के लिए। मुंबई में जब इसे बनाया गया तो पहले फेज के अंदर तो ये एक सफेद हाथी बना ही, क्योंकि इसका रूट बहुत खराब था, और एक डिटेल वीडियो में इसके ऊपर पहले बना चुका हूं। लेकिन एक्सटेंड होने के बावजूद, कैपेसिटी न होने की वजह से, स्लो होने की वजह से, और सबसे मेन फ्रीक्वेंसी न होने की वजह से ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ बढ़ता रहा। जब ये चीज देश के बाकी शहरों को दिखी तो मोनोरेल से तौबा तौबा लोगों ने कर लिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और मेट्रो को ही बेटर ऑप्शन समझना लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि कई हिसाब से ना सिर्फ सही है बल्कि फ्यूचर के लिए भी बेटर है। और इसीलिए मुंबई के बाद देश के किसी शहर के अंदर हमें मोनोरेल कंसेप्चुअलाइज होते हुए नजर नहीं आई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो के अंदर आपको कोई नई चीज जानने को मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।